अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एप्लीकेशंस ऑफ रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन है जी इनवर्टेंडो रूल। ठीक है जी। अब इस रूल में है क्या जी, ए रेशो बी इक्वल सी रेशो डी, यानी कि यहाँ पर हमारे पास ए जो है वो एंटीसीडेंट है, बी जो है वो कॉन्सिक्वेंट है, इसी तरह सी जो है वो एंटीसीडेंट है, डी जो है वो कॉन्सिक्वेंट है। इनवर्टेंडो रूल ये कहता है कि अगर आप लोग ए और बी या सी और डी इनकी जो जगह हैं वो चेंज कर देना, ये देखें ए और बी की जगह चेंज कर दी, सी और डी की जगह चेंज कर दी, तो फिर भी हमारे पास जो आंसर आएगा दोनों के इक्वलिटी का साइन है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, इक्वलिटी के साइन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी तरह अल्टरनेंडो रूल है जी। अल्टरनेंडो रूल में कहता है कि अगर हम किसी प्रोपोर्शन में मीन वैल्यूज़ की जगह बदल दें, यानी कि बी को सी की जगह पे और सी को बी की जगह पे रख दें, तो फिर भी इक्वलिटी पे असर नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास क्या है जी, अल्टरनेंडो रूल है। कंपोनेंडो रूल, कंपोनेंडो रूल दो तरह से है। कहता है कि अगर हम एंटीसीडेंट में कॉन्सिक्वेंट को ऐड कर दें इक्वलिटी के बोथ साइड्स पे, या कॉन्सिक्वेंट में एंटीसीडेंट को ऐड कर दें, तो हमारे पास इक्वलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर हम एंटीसीडेंट यानी कि पहली रकम में दूसरी रकम को जमा करते हैं तो हमारे पास वो कोशेंट फॉर्म इस तरह से बन जाएगी। यानी कि अगर ए बटा बी सी बटा डी लिखा हो तो उसको हम चेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास कंपोनेंडो रूल। और डिवाइडेंडो में क्या आ जाता है जी, उसमें माइनस आ जाता है। कंपोनेंडो में प्लस है, डिवाइडेंडो में माइनस है। ठीक है, लेकिन दोनों रूल हैं सेम। ओके हो गया जी। और अगर यानी कि अगर हमारे पास ए बटा बी बराबर सी बटा डी हो तो उसको हम माइनस में भी लिख सकते हैं। अगर आप लेफ़्ट साइड पे प्लस अप्लाई कर रहे हैं तो राइट साइड पे भी प्लस ही अप्लाई करेंगे। लेफ़्ट साइड पे माइनस अप्लाई कर रहे हैं तो राइट साइड पे भी माइनस ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपने खबरदार रहना है। अब है जी कंपोनेंडो डिवाइडेंडो रूल, यानी कि इसमें हमारे पास कंपोनेंडो रूल और डिवाइडेंडो रूल दोनों को कंबाइन करके लिख दिया गया है। और यहाँ पर इन्होंने ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये इन्होंने गलत लिखी हैं, बाकी लास्ट वाला ये जो है ये इन्होंने ठीक लिखा है। अब ये गलत कैसे लिखी हैं जी, अब वो ये कहना चाहता है कि अगर आपके पास ए रेशो बी इक्वल है सी रेशो डी के, तो अगर आप कॉन्सिक्वेंट्स को एंटीसीडेंट में ऐड करना चाहते हैं, यानी कि ए जमा बी करेंगे, तो दूसरी तरफ भी आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू होगी उसमें आप दोनों को जमा ही करेंगे। और रेशो के बाद फिर आप दोनों को अगर माइनस करेंगे तो दूसरी साइड पे भी दोनों को माइनस करेंगे। ठीक है, यानी कि अगर पहले जमा है तो दूसरी साइड पे भी पहले जमा ही है। अगर दूसरी साइड पे पहले माइनस है तो इस साइड पे भी पहले माइनस ही होगा। तो ये हमारे पास कंपोनेंडो डिवाइडेंडो रूल है जिसमें हमारे पास जमा और माइनस इकट्ठे आ जाते हैं। यानी कि अगर हमारे पास ए बटा बी इक्वल सी बटा डी है तो आप उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। लेकिन याद ये रखना आप लोगों ने कि अगर आपने न्यूमरेटर में प्लस लिखा है तो राइट साइड पे भी न्यूमरेटर में प्लस आएगा, और अगर लेफ़्ट साइड पे न्यूमरेटर में आपने माइनस लिखा है तो राइट साइड पे भी न्यूमरेटर में माइनस ही आएगा, जमा नहीं आएगा, वरना आपका क्वेश्चन और आपकी जो इक्वालिटी है वो गलत हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास है जी एग्जाम्पल नंबर 1। कहता है कि सॉल्व द इक्वेशन दिस। अब हमारे पास लेफ़्ट साइड पे ऊपर माइनस है और नीचे जमा है, लेकिन राइट साइड पे ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा होता तो हम इसको डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते थे, ए रेशो बी और इक्वल सी रेशो डी की फॉर्म में। बट इस पे हम अगर कंपोनेंडो डिवाइडेंडो रूल अप्लाई करते हैं और अगर हम प्लस वाला अप्लाई करते हैं तो इधर पहले प्लस किया तो दूसरी साइड पे भी पहले प्लस ही कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने किया जी, ये हमारे पास न्यूमरेटर था, इसमें हमने डिनोमिनेटर ऐड किया और बटे में डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को माइनस कर दिया। इसी तरह हमने राइट साइड पे ये परफॉर्मेंस की। इस तरह हमारे पास जब हम ये ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ये प्लस वाला माइनस वाले से कैंसिल और ये प्लस वाला इस माइनस वाले से कैंसिल। हमारे पास शॉर्ट फॉर्म आ गई ये वाली, 2 से 2 कैंसिल और इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो हमारे पास शॉर्ट फॉर्म आ गई ये वाली। अब दोनों तरफ क्यूब रूट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से x का आंसर निकालेंगे तो वो आ जाएगा 7। तो यही तो हमने फाइंड करना था।
सॉल्व कर ली इक्वेशन, हमने एक्स का आंसर निकाल लिया। अब ये है एक कंपोनेंटो डिवाइडेंडो मेथड जिससे रिलेटेड हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है और ये बड़ा अहम है। ठीक है जी। अब इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट मेथड है जिसका नाम है के मेथड। ये बड़ा आसान सा मेथड है जी। मिसाल के तौर पर आप लोगों को ए रेशो बी बराबर है सी रेशो डी के, वो गिवन है और आपसे कहा गया कि प्रूव करें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, तो आप लेफ्ट साइड को अलग से सॉल्व कर देंगे, राइट साइड को अलग से सॉल्व कर देंगे। वो कैसे? आपने क्या करना है जी, इन रेशोज़ को क्वोशंट फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है जी, आपने इनको क्वोशंट फॉर्म में लिख लिया, यानी कि ए बटा बी और बराबर सी बटा डी के। अब इन दोनों रेशियोज़ को आपने किसी कांस्टेंट के इक्वल लेट कर लेना है। जब आप इनको कांस्टेंट के इक्वल लेट करेंगे तो ए बटा बी भी के के बराबर आ गया और सी बटा डी भी के बराबर आ गया। जब ए बटा बी के बराबर आया तो ए की कीमत आ गई बी इंटू के। ठीक है, और जब सी बटा डी के बराबर आया तो सी की कीमत आ गई डी इंटू के। अब ये जो आपको क्वेश्चन गिवन था ना बच्चों, ये वाला, इसकी लेफ़्ट साइड लें और वहाँ पर ए की जगह पे ए की कीमत और राइट साइड पे सी की जगह पे सी की कीमत पुट कर दें। तो जब यहाँ से ए की कीमत पुट की तो दोनों तरफ से बी कॉमन आ गया, तो बी से बी कैंसिल और हमारे पास ये आंसर आ गया। जब सी की वैल्यू पुट की तो डी कॉमन आ गया, तो डी से डी कैंसिल, तो हमारे पास आंसर ये। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमने ये देखा कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो प्रूफ हो चुका। इसी तरह से ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें पहले से क्वोशंट फॉर्म में गिवन है, तो इसको आप लेट करेंगे के इक्वल। ठीक है जी, नए कांस्टेंट के इक्वल हमने लेट कर लिया। तो यहाँ से एक्स वाई और जी की कीमत आ जाएगी बिल तरतीब ए के, बी के एंड सी के। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में जहाँ जहाँ भी एक्स वाई जी आ रहा है वहाँ पे आपने इनकी ये वैल्यूज़ पुट करनी है और दोनों साइड्स को सॉल्व करेंगे तो दोनों साइड्स के जो आंसर्स आएंगे वो इक्वल आ जाएंगे। ठीक है जी, तो यहाँ से प्रूफ हो जाएगा कि लेफ़्ट साइड जो है वो राइट साइड के इक्वल है। एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। कहते हैं सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 144, यानी कि x प्लस वाई जो है वो 144 के इक्वल है। दो नंबर है ना, कोई से भी दो, हमें नहीं मालूम कौन से हैं, तो हमने लेट कर लिया x है और y है, तो उनका सम जो है वो 144 के इक्वल है। एंड द रेशो बिटवीन दैम, यानी कि x रेशो y जो है वो है 5:7 के इक्वल है। हमने नंबर्स को मालूम करना है। ठीक है जी, x और y कौन से नंबर है वो मालूम करने हैं। अब x रेशो y जो थी वो हमारे पास थी 5:7। इसको हम लिख सकते हैं x बटा वाई बराबर 5/7। ठीक है जी, x बटा वाई बराबर 5/7 लिख सकते हैं। अब y इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, तो इसको हम लिखेंगे x बटा 5 बराबर वाई बटा 7। फिर हम इसको लेट कर लेंगे के इक्वल। फिर यहाँ से x की कीमत आ जाएगी 5 के और y की कीमत आ जाएगी 7 के। तो ये ही वैल्यूज़ इन्होंने इधर निकाली हुई हैं। ठीक है, ये देखें, ओके हो गया। अब ये दो वैल्यूज़ आपके पास आ चुकी हैं। अब ये दोनों वैल्यूज़ आप लोग इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो आपके पास के का आंसर आ जाएगा जो कि 12 आया। फिर आपने फाइंड क्या करना है, दोनों नंबर्स फाइंड करने हैं, एक्स और वाई। एक्स की कीमत क्या थी जी आपके पास 5 के, तो के कितना आया जी 12, 5 इंटू 12 60, आपके पास एक्स का आंसर आ गया। इसी तरह वाई का आंसर आ गया 84। तो रिक्वायर्ड नंबर 60 एंड 84। एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इस तरह के एग्जाम्पल्स भी अक्सर जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाती हैं। कहते हैं कि एस जो है वेरी कर रहा है डायरेक्टली यू स्क्वायर से, एस जो है वो वेरीज कर रहा है यू स्क्वायर को डायरेक्टली एंड इन्वर्सली एज वी और इन्वर्सली एज वी। तो जब इसमें इक्वल हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा एस इक्वल के इंटू यू स्क्वायर बटा वी। अब यहाँ पर आपने एस की कीमत, यू की कीमत और वी की कीमत, ये तीनों कीमतें आपने पुट करनी है और के की कीमत फाइंड करनी है। तो के की कीमत आपके पास आ जाएगी 14/9। ठीक है जी, अब आप लोगों ने फाइंड क्या करना है, क्या कहता है कि आपने एस की वैल्यू फाइंड करनी है जब यू और वी की कीमत गिवन होगी। के तो आप पहले ही मालूम कर चुके, तो अब इसी सवाल में के, यू और वी तीनों की कीमतें पुट कर दें, आपके पास एस की कीमत आ जाएगी जो कि 28/5 आएगी। ठीक है, इसको आप इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। कहते हैं कि y जो है वो वेरीज कर रहा है डायरेक्टली एक्स क्यूब को और इन्वर्सली कर रहा है जेड स्क्वायर को। ठीक है जी,
और टी भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके हो गया। इफ़ वाई एक्स जी टी तीनों चारों की वैल्यूज़ गिवन है, तो जब ये इक्वल में आएगा तो ये आएगा के एक्स क्यूब ओवर जी स्केयर इंटू टी। तो इन सब की वैल्यू एक्स वाई जी और टी की वैल्यू पुट करने से आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी, और के की वैल्यू गिवन है जी यहाँ पर कितनी, 3। अब उन्होंने कहा क्या है जी, कहते हैं कि वाई मालूम करें इन टर्म्स ऑफ एक्स जी एंड टी, यानी कि एक्स जी और टी की वैल्यू अब आपने पुट नहीं करनी, सिर्फ कांस्टेंट की वैल्यू पुट करनी है, तो वो आपके पास आंसर दे देगा। तो आंसर हमारे पास ये आ गया y इक्वल 3 इंटू एक्स क्यूब ओवर जी स्केयर इंटू टी। ठीक है जी। अब फिर दूसरे वाले पार्ट में कह रहा है कि y की वैल्यू फाइंड करें जब x2 होगा, z3 होगा, t4 होगा और k तो पहले ही फाइंड किया हुआ है 3। तो ये सारी वैल्यूज़ आपने क्वेश्चन में पुट करनी है और आपने y की कीमत फाइंड कर लेनी है, जो कि आपके पास यहाँ से आएगी x की कीमत 2 क्यूब 3 इंटू 8 ओवर जी स्केयर यानी कि 9 इंटू टी की कीमत 4, 3 1 ज़ा 3, 3 ज़ा 9, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा, तो हमारे पास y की कीमत आ जाएगी 2/3, जो कि इन्होंने कहा कि आप लोग इक्वेशन 2 इज एक्सप्रेशन y इन टर्म्स ऑफ जी, तो आप लोग इसकी वैल्यूज पुट कर सकते हैं और ये इन्होंने यहाँ पर सॉल्व भी किया हुआ है। चलते हैं एक्सरसाइज 3.6 की तरफ। तो उन्होंने कहा कि अगर a/b c/d और e/f तीनों जो हैं वो इक्वल हैं, तो आपने शो करना कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो यहाँ पर इजीली हमें इल्म हो रहा है, पता चल रहा है कि के मेथड हमारे लिए बड़ा ही आसान रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों क्वेश्चंस को के इक्वलेट करेंगे, फिर हमारे पास ए सी और ई की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है जी, ये तीनों हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब ये तीनों की तीनों वैल्यूज़ आप एक मरतबा लेफ़्ट हैंड साइड में रखेंगे ए और बी की जगह पे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा के। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है। फिर आप राइट हैंड साइड में ए सी और ई की जगह पे आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो आपके पास राइट हैंड साइड को भी सॉल्व आउट करने के बाद आंसर आएगा के। तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, तो आपके पास आंसर आपने प्रूफ कर दिया। ओके हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हमें गिवन है जी m इक्वल 10 NP ओवर n प्लस पी। हमने वैल्यू फाइंड करनी है जी इस वाली चीज़ की। अब इसमें कंपोनेंट और डिवाइडेंडो रूल लगेगा। वो कैसे कि अगर हमें a/b गिवन होता था और बराबर c/d के, तो हम इसको लिखते थे a/b/a माइनस बी बराबर c/d/c-d। तो अब आप लोग ये देख सकते हैं कि अब जो टर्म जो है वो जमा भी हो रही है और माइनस भी हो रही है, वो दरअसल डिनोमिनेटर में आ रही है। तो इसी तरह यहाँ पर 5n और यहाँ पर 5p वो ऐड भी हो रही है माइनस भी हो रही है, तो इसका मतलब दोनों जो होंगी वो n के डिवाइड में आएंगी। ठीक है, तो ये देखें m के डिवाइड में आ गई जी 5n और यहाँ पर m के डिवाइड में आ गई 5p। अब ये 5n और 5p कहाँ से आया वो हम सीखते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को करना ये पड़ेगा कि ये जो हमें वैल्यूज़ गिवन है ना 10np ओवर n प्लस p, तो 10 के फैक्टर्स बनाना पड़ेंगे आपको। 2 × 5 इंटू np। अब आपको फर्स्ट में चाहिए था 5n, तो ये देखें 5 इंटू n मल्टीप्लाई हो गए और ये 2p जो है वो मल्टीप्लाई हो गए। तो यहाँ से जो 5n बना वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया, तो इक्वल आ गया 2p ओवर n प्लस p के। ओके हो गया जी। अब हमें दूसरे में चाहिए था जी 5p, तो अब ये 5 और ये p आपस में मल्टीप्लाई हो और ये 2n हमारे पास इसी साइड पे रहा, 5p दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो चुका और ये हमारे पास इक्वलिटी आ गई। अब उम्मीद है कि यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हमने ये 5n और 5p कहाँ से लाए और क्यों लाए और इस तरह का हमने क्वेश्चन क्यों बनाया। अब इससे आगे चलते हैं बच्चों, कंपोनेंडो डिवाइडेंडो रूल की बारी आ गई। अब अगर हम इस साइड पे जमा वाला रूल लगाएंगे तो इस साइड पे भी जमा वाला रूल अप्लाई होगा, क्यों और लगाएंगे हम अप्लाई भी जमा वाला रूल ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें हमें यही गिवन है कि पहले आप जमा करेंगे बाद में आप माइनस करेंगे। अब जब हम इस तरह से इसको लिखेंगे तो लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n, तो वो तो ये चीज़ बन गई। तो राइट साइड पे भी हम उसी तरह से लिखेंगे, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को जमा करेंगे
और न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर को माइनस करेंगे। तो जब ये ब्रैकेट ओपन होगी तो -n और जमा माइनस माइनस पी आ जाएगा। तो ये देखें इन्होंने माइनस पी ही लिखा हुआ है। ठीक है, इसको सॉल्व आउट करने के बाद आप लोगों के पास इस वाली टर्म की वैल्यू आ जाएगी और उसको आप ए का नाम दे देंगे। इसी तरह से आपने इस पर कंपोनेंट और डिवाइड एंड रूल अप्लाई करना है और इस वाली टर्म का आंसर आपके पास ये वाला आ जाएगा। फिर आप लोगों ने लास्ट पे करना क्या है जी, ये दोनों टर्म्स के आंसर्स आपके पास आ चुके हैं। दोनों टर्म्स के आंसर्स आपने पुट करने हैं इनकी जगह पे। ठीक है, ये आंसर्स पुट किए तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर डिनोमिनेटर एक का p माइनस एन है, दूसरी का n माइनस पी है। तो ये सेम हो सकता है अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा माइनस इंटू पी माइनस एन। अब ये वाली माइनस और ये वाली प्लस मिलके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने डायरेक्टली माइनस ही लिखा हुआ है। अब हमें पता था कि अगर a बटा बी होता है माइनस सी बटा बी होता है तो डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से वैसे लिखा जाएगा और न्यूमिनेटर्स जो हैं वो माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो उसी तरह से इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। कहते हैं कि सरफेस एरिया ए ऑफ ए क्यूब वेरीज डायरेक्टली एज स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ एन एच। यानी कि सरफेस एरिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के स्क्वायर की तरफ। ठीक है जी, और ए की वैल्यू हमारे पास 27 स्क्वायर यूनिट है, जबकि एल की लेंथ है हमारे पास 3 यूनिट्स और ये हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। जब ये प्रोपोर्शनल ख़त्म होगा तो हमारे पास आएगा जी ए इक्वल एनी कांस्टेंट जो है कोई से भी कांस्टेंट एल स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ से आपने ए की कीमत जो कि 27 है, एल की कीमत जो कि 3 है ये पुट करनी है और के की कीमत आपने फाइंड करनी है जो कि यहाँ से 3 आ सकती है। ठीक है, अब आप लोगों ने फाइंड क्या करना है जी, ए मालूम करना है जब एल की कीमत 4 होगी। ए फाइंड करना है आपने, एल की जगह पे 4 पुट करेंगे, के की जगह पे उसकी कीमत 3 पुट करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी। फिर आपने एल की कीमत फाइंड करनी है जब ए की कीमत 12 होगी, यानी कि आपने ए की जगह पे 12 पुट करना है, के की जगह पे 3 पुट करना है और आपने एल की कीमत फाइंड आउट कर लेना। तो ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लेना इस तरह से देख के। ठीक है, और इस तरह के हमने एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन पहले भी किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। कहते हैं द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी कि जो आई है फ्रॉम ए गिवन सोर्स वेर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली होगा तो इसका मतलब बटे में जाएगा एज द स्केयर ऑफ डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस का स्केयर आ गया डी स्केयर फ्रॉम इट। अच्छा जी, ये हमारे पास प्रोपोर्शनल बन चुका, हमने यही फॉर्म बनानी थी। अब जब ये प्रोपोर्शनल कैंसिल होगा तो यहाँ पर 1 की जगह पे के आ जाएगा और के ओवर डी स्केयर हो जाएगा। फिर आप आई की कीमत जो कि हमें ये गिवन भी होगी, इंटेंसिटी 20 है और डिस्टेंस जो है वो 12 है, यानी कि आई की कीमत 20 है और डी की कीमत जो है वो 12 है। तो वहाँ से आप लोग के की कीमत फाइंड आउट कर सकते हैं। के की कीमत आ जाएगी 2880। फिर आप लोगों ने फ्रॉम द सोर्स फाइंड द इंटेंसिटी, आपने आई की कीमत फाइंड करनी है। अगर डिस्टेंस जो है वो डी की कीमत गिवन होगी 8। अब डी की कीमत भी गिवन है, के की कीमत भी गिवन है, वो पुट करेंगे तो आपके पास आई की कीमत आ जाएगी जो कि 45 CP हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। कहते हैं कि लेबर कॉस्ट, यानी कि सी जो है वो वेरीज करती है जॉइंटली एज नंबर ऑफ वर्कर्स एन एंड एवरेज नंबर ऑफ डेज डी। अच्छा जी, ठीक है, यहाँ तक ओके हो गया। अब इसमें हमारे पास जब ये ख़त्म होगा तो इसको हम लिख सकते हैं सी इक्वल के एन डी। अब यहाँ पर उन्होंने हमें कॉस्ट सी की कीमत भी दी हुई है, वर्कर्स यानी कि एन की कीमत भी दी हुई है और डेज 13 डेज डी की कीमत दी हुई है और ये सी कॉस्ट है और ये हमारे पास 800 वर्कर्स हैं। तो तीनों की वैल्यूज़ दी हुई है, सी एन एंड डी की वैल्यू गिवन है। आप लोगों ने इसमें पुट करनी है वैल्यूज़। यहाँ से के का आंसर आ जाएगा 27.5। फिर आपने फाइंड क्या करना है जी, लेबर कॉस्ट। आपने सी फाइंड करना है, 600 वर्कर्स हैं, एन की कीमत आपको गिवन है और 18 डेज डी की कीमत भी गिवन है। के की कीमत आप लोग फाइंड कर चुके हैं, आपने सी फाइंड करना है। तो यहाँ से बड़ा इजी सवाल बन जाता है, ये आप लोग ट्राई कीजिएगा। फिर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6। कहते हैं सपोर्टिंग लोड सी ऑफ ए पिलर, ये जो सी है वेरीज एज 4th पावर, यानी कि 4th पावर ऑफ इट्स डायमीटर की 4th पावर है। एंड इन्वर्सली है तो बटे में जाएगा एज द स्केयर ऑफ इट्स लेंथ, तो ये एल स्केयर आ जाएगा। अब जब ये प्रोपोर्शनल ख़त्म होगा तो डी के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होगा और बटे में एल स्केयर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। पहले तो के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, जो कि
43.75 आ जाएगी। फिर आप लोगों को बाकी वैल्यूज़ गिवन होंगी और आपने कोई एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एल की कीमत आ गई हमारे पास +-20। क्वेश्चन नंबर 7 में बड़ा सेम है बच्चों। कहते हैं कि डब्ल्यू जो है वेरीज जॉइंटली एक्स वाई स्क्वायर एंड जी, यानी कि डब्ल्यू जो है वो जॉइंटली इनको वेरीज कर रहा है, यानी कि ये डायरेक्टली होगा और जॉइंट का मतलब यानी कि तीनों क्वांटिटीज़ जो है वो मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, तो जब हमारे पास डब्ल्यू के बाद ये प्रोपोर्शनल इक्वालिटी में चेंज होगा तो साथ में कोई कांस्टेंट आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर जी। अब यहाँ पर डब्ल्यू की कीमत, एक्स की कीमत, वाई की कीमत, जी की कीमत, इन चारों की कीमत दी होगी। आपने के की कीमत मालूम करनी है और वो आ जाएगी 1/36। फिर आप लोगों को गिवन है कि आपने डब्ल्यू फाइंड करना है, फिर आपको के की कीमत आपने फाइंड कर ली है, एक्स वाई और जी की कीमत गिवन होगी और आपने डब्ल्यू की कीमत फाइंड आउट करनी है। तो ये तो बड़ा आसान सवाल है बच्चों। अगर 4 की वैल्यूज़ गिवन है तो 5 भी मालूम कर सकते हैं, 3 गिवन है तो चौथी वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो ये आसान सा सवाल है, ये भी आप लोग ट्राई कीजिएगा। इसमें जो मेन काम होता है वो आपने प्रोपोर्शनल बनाना होता है। अब यहाँ पे देखें, जैसे वी वेरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वी जो है वो डायरेक्टली है जी एक्स इंटू वाई क्यूब की, यानी कि ये बटे में नहीं जाएगा। एंड इन्वर्सली, अब इन्वर्सली आ गया, ये बटे में जाएगा जेड क्यूब। ठीक है जी। अब ये प्रोपोर्शनल जो है वो जब इक्वालिटी में चेंज होगा तो यहाँ पर के आ जाएगा वापस से। उसी तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है जैसे हमने पहले सवालात को हल किया है। ठीक है, तो यहाँ से के का आंसर आ जाएगा 7/8 और उसके बाद हमारे पास वी का आंसर आ जाएगा 14/3। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है। अगर चैप्टर में किसी भी एक्सरसाइज में अगर कोई भी कन्फ्यूजन आप लोगों को, तो व्हाट्सअप नंबर गिवन होता है मेरा, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं या आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है जी, इंशाल्लाह आपको आंसर किया जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।